डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं पहले आगे से स्टार्ट करूंगा, डेफिनेशन से इसका स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या कहा गया है? इफ़ अ केमिकल चेंज टेक प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स, अगर कोई केमिकल चेंज है वो डिफरेंट रूट से होती है। डिफरेंट रूट का मतलब है मुख्तलिफ स्टेप्स में हम एक केमिकल चेंज लेके आते हैं। द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज़ द सेम। ओवरऑल एनर्जी चेंज जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी, रिगार्डलेस ऑफ द रूट बाय विच केमिकल चेंज अकर्स। उस रूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता जिस रूट से हम वो केमिकल चेंज ला रहे हैं। प्रोवाइडेड द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आर सेम। इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बट इस बात का मतलब ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, चाहे हम उसे सिंगल स्टेप में करवाएं, 2 स्टेप में करवाएं, 3 स्टेप में करवाएं, ओवरऑल एनर्जी चेंज जो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, देखें। आप सपोज करें कि कोई रिएक्टेंट ए है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट डी में। ठीक है, तो ए से डी डायरेक्ट मेथड है। इसके लिए जो एनर्जी चेंज है वो क्या है? डेल्टा एच है। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि हम इसको डायरेक्ट नहीं लेके जाते ए से डी की तरफ, हम इसको स्टेप वाइज ले जाते हैं। स्टेप वाइज मतलब पहले हम रिएक्टेंट ए से क्या बनाएंगे? बी बनाएंगे। तो इसके लिए जो एनर्जी चेंज है वो डेल्टा एच वन, फिर बी से सी बनाएंगे डेल्टा एच टू, फिर सी से डी बनाएंगे डेल्टा एच थ्री। ठीक है, मतलब ए से डी जो था ये डायरेक्ट मेथड था, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी इज इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड में जो एनर्जी चेंज डेल्टा एच है वो इक्वल है डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। मतलब डायरेक्ट मेथड में आप एक केमिकल रिएक्शन करवा लें या स्टेप वाइज करवा लें, ओवरऑल एनर्जी चेंज जो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। हेसिस लॉ के मुताबिक जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री सेम रहेगी। ठीक है, मैथमेटिकली सिग्मा डेल्टा एच ऑफ साइकिल इज इक्वल टू जीरो। ऑफ कोर्स हेस लॉ इज एन एप्लीकेशन ऑफ मोर देन फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हेसिस लॉ जो है ये लॉ ऑफ फंडामेंटल ऑफ एनर्जी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अब जरा रिवर्स पे आते हैं। अब ज़रा दोबारा से डेफिनेशन देखें। इसमें क्या कहा है कि केमिकल चेंज टेक प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट। केमिकल चेंज को डिफरेंट रूट से करवाया जाए, ओवरऑल एनर्जी चेंज इज सेम। ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या रहती है? सेम रहती है, रिगार्डलेस ऑफ रूट बाय विच केमिकल चेंज अकर। उस रूट पर डिपेंड नहीं करता जिस रूट से केमिकल चेंज आ रही है। प्रोवाइडेड द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। पहले ये रीड कर लेते हैं। इट मीन्स दैट इफ वन गोज फ्रॉम ए टू डी डायरेक्टली एंड कम्स बैक थ्रू ए टू बी एंड सी, देन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर कोई चीज़ ए से डी की तरफ डायरेक्ट जाती है, ए से डी की तरफ कोई चीज़ डायरेक्ट जाती है, फिर जब वापस आती है तो डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, तो एनर्जी चेंज जीरो रहेगी। इधर जाते हुए लेट्स सपोज अगर उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो इधर से इस रूट से वापस आते हुए वो उतनी की उतनी एनर्जी क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। ठीक है, formation of sodium carbonate is another example for verification of Hess's law. The formation of sodium carbonate can be studied as a single step process or two step via sodium carbonate। मतलब ये आपको एक और एग्जांपल दी गई है, हमने सोडियम कार्बोनेट बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए अभी देखें 2 स्टेप प्रोसेस है। सिंगल स्टेप में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हम करवाते हैं, सोडियम कार्बोनेट और वाटर, ये हमारी मेन प्रोडक्ट थी सोडियम कार्बोनेट, हमें ये चाहिए था। ठीक है, तो इसको हमने सिंगल स्टेप में प्रिपेयर करवा लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास बन गया सोडियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, इस दौरान जो हीट रिलीज हुई वो है डेल्टा एच इज इक्वल टू -89.08 किलो जूल। ठीक है, इतनी हमारे पास एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है सिंगल स्टेप प्रोसेस में। अब टू स्टेप प्रोसेस हम क्या करते हैं? यहाँ पे स्टार्ट में हमने 2 मोल लिए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, हम 1 मोल ले लेते हैं। ठीक है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बना। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई -48.06 किलो जूल आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने ये जो प्रोडक्ट थी इसका रिएक्शन फिर से हमने एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया, क्योंकि सिंगल स्टेप में 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड थे तो हमने 2 ही देने हैं। पहले हमने 1 दिया,
फिर हम एक और दे रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट बन गया, प्रोडक्ट वही वाली बनी है, बस इधर सिंगल स्टेप में बनी है, इधर डबल स्टेप में बनी है। तो इसकी जो डेल्टा H2 है वो -41.02 किलो जाउल है, ठीक है। इसकी डेल्टा H2 इतनी आ रही है हमारे पास अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ। अब हेसिस लॉ में क्या कहा गया है कि आप डायरेक्ट करें केमिकल प्रोसेस या इनडायरेक्ट करें, ओवरऑल एनर्जी चेंज जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ठीक है। डेल्टा H हमारे पास है -89.08 किलो जाउल, डेल्टा H1 है -48.06, डेल्टा H2 है -41.02। हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि आंसर इक्वल आ रहा है, -89.08 इधर और -89.08 इधर। इसका मतलब है कि हम एक केमिकल प्रोसेस को चाहे सिंगल स्टेप में कराएं चाहे डबल स्टेप में कराएं, हमारे पास ओवरऑल एनर्जी चेंज जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अब इसको हम ज़रा स्टार्ट से रीड करते हैं। There are many compounds for which delta H cannot be measured directly by calorimetric method. बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम कैलोरीमेट्रिक मेथड के जरिए, जिनके हम इंथैल्पी या हीट चेंज को मेजर नहीं कर सकते। रीजन इज दैट सम कंपाउंड्स लाइक टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली बाय कंबाइनिंग कार्बन एंड क्लोरीन। मतलब अगर हमने CCl4 प्रिपेयर करना है तो कार्बन क्लोरीन को डायरेक्ट हम कंबाइन करके ये काम नहीं कर सकते। सिमिलरली डज नॉट डिकम्पोज इजीली इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। और इसी तरह से CCl4 को जैसे डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते तो डायरेक्ट हम इसको क्या नहीं, डिकम्पोज भी नहीं कर सकते। इन द सेम वे बोरोन ऑक्साइड and aluminium oxide provide problem for the measurement of standard enthalpy of their formation। इधर भी प्रॉब्लम आती है। In these cases, it is difficult to burn these elements completely in oxygen because a protective layer of oxide cover the surface of unreacted element। मतलब एक ऑक्साइड की एक लेयर होती है जो इसको मजीद बर्न होने से बचाती है। इस वजह से हम इनका ये डायरेक्ट हम इनकी जो है इंथैल्पी है वो मेजर नहीं कर सकते। Similarly, heat of formation of carbon monoxide cannot be measured directly due to the formation of carbon dioxide with it। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की भी हम मेजर नहीं कर सकते। इस बात की आपको भी समझ आती है। हम ये वाली एक देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं। As a result of above mentioned problems, chemists had to look for methods for obtaining standard enthalpy of formation directly। The energy cycle shows two routes for converting graphite and oxygen to carbon dioxide। मतलब हमने एक ग्रेफाइट का रिएक्शन करवाना होता है ऑक्सीजन के साथ ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सके, ठीक है। वाइलस अल्टरनेटिव रूट्स गोज वाया कार्बन मोनोऑक्साइड। अल्टरनेटिव रूट भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इट वुड सीम रीजनेबल that overall enthalpy change for the conversion of graphite to carbon monoxide is independent of the route taken। देखिए वही हमने सिलसिला लगाया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, टू स्टेप प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में क्या हुआ कि हमने कार्बन जो कि ग्रेफाइट मैंने आपको क्लास में बताया था, जो ग्रेफाइट होता है वो ग्रेफाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है हमने इंथैल्पी निकालनी है। किस चीज़ की इंथैल्पी निकालनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी निकालनी है, ठीक है। हमने इस चीज़ की इंथैल्पी निकालनी है, डेल्टा H1 हमें चाहिए है, ठीक है। तो अब कार्बन ये डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब हमने डायरेक्ट मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड पहले प्रिपेयर की, कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इसकी जो ग्रेफाइट के लिए है वो -393.7 किलो जाउल पर मोल है। अब यही अब इसके साथ ज़रूरी तो नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट प्रिपेयर होगी। ये भी तो हो सकता है ना कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है पहले प्रिपेयर हो, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन फिर हाफ ऑक्सीजन से करवाया कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए जो इंथैल्पी है वो -283 किलो जाउल पर मोल है। और थर्ड जो स्टेप है, कार्बन के साथ ग्रेफाइट के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रिपेयर हो सकती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है। कार्बन ग्रेफाइट हाफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास एंथैल्पी चेंज अननोन है, इसे हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो डेल्टा H है वो इक्वल होता है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के। हमने फार्मूला लगाया, हमें डेल्टा H1 चाहिए, ये या प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डेल्टा H माइनस डेल्टा H2 वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई किस चीज़ की, कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी की, ठीक है।
तो मतलब ये था कि कुछ प्रोसेस, ये देखो अब यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना सकती है, या इनडायरेक्ट मेथड में कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रिपेयर होती है। जब भी हमारे पास प्रोडक्ट बनती है ना, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाती है बाजू का। ठीक है, तो हमें उस कार्बन मोनोऑक्साइड की चाहिए थी। कार्बन जो है हाफ ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और ये वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मजीद हाफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट मेथड, ये इनडायरेक्ट है। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनी। हमें ये वाली इंथैल्पी चाहिए थी, हमने वो वाली क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब ये वाले जो दो प्रोसेस हमने किए हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हमने इंथैल्पी निकाली है, और सेकंड पे हमने सोडियम कार्बोनेट की निकाली है, ये सब बच्चे अपने अपने रजिस्टर पे अभी करके इसकी पिक्चर सेंड करेंगे जब बच्चे लेक्चर सुनेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद साथ में आपने ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये वाली फ्लो शीट बनी हुई है, आपने ये भी बनानी है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी।